हेलो गाइस, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात करें एग्रोनॉमी का, बिल्कुल हमारा लास्ट टॉपिक। वीड बचा हुआ टॉपिक था थोड़ा सा हर्बिसाइड का, तो इस हर्बिसाइड को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो आपका ये एग्रोनॉमी जो है बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो हर्बिसाइड के इंट्रोडक्शन की बात करें, क्लासिफिकेशन और सेलेक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो जल्दी जल्दी ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं। हर्बिसाइड किसे बोलेंगे? हर्बिसाइड इज ए केमिकल सब्सटेंस, वो एक रासायनिक पदार्थ है यूज्ड टू किल और सप्रेस द ग्रोथ ऑफ वीड्स, जिसको खरपतवारों को, वीड्स को खत्म करने के लिए, किल करने के लिए, या उसकी जो वृद्धि ग्रोथ है उसको रोकने के लिए यूज किया जाता है हर्बिसाइड का। अब नीड ऑफ हर्बिसाइड, हर्बिसाइड की आवश्यकता, ठीक है, क्यों है, कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ती है उसकी? जहां लेबर की कमी हो, श्रम की कमी हो, लेबर की कमी हो, शॉर्टेज हो, वहां आप हर्बिसाइड का यूज करेंगे। टाइमली वीड कंट्रोल, समय पर वीड का कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं। कंट्रोल ऑफ डिफिकल्ट एंड पेरेनियल वीड, ऐसे वीड जो हैंड होइंग वगैरह या इन तरीकों से, हाथों से नहीं कंट्रोल किया जा सकता, कल्चरल मेथड या मैकेनिकल मेथड से, जिनको कंट्रोल करना, फिजिकल मेथड से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको हम कैसे करते हैं? केमिकल से कंट्रोल करते हैं। तो हर्बिसाइड का यहाँ उपयोग होता है बहुवर्षीय पेड़ों को कंट्रोल करने के लिए। लार्ज एरिया कवर, बड़े क्षेत्र में आप फिजिकल मेथड से तो नहीं कर सकते वीड को कंट्रोल, तो वहां पे केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, क्योंकि लेबर की कमी की वजह से हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि हर्बिसाइड का उपयोग करेंगे तो लेबर कम लगेगी। इसका तो साफ साफ मतलब यही निकल के आ रहा है। तो ये लेबर की कॉस्ट कटिंग भी कर देगा, तो आपकी जो रिड्यूस कर देगा कॉस्ट को। ठीक है। अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं, लिमिटेशन की, क्या लाभ है और क्या इसकी कमियां है, तो घाटे भी देखेंगे। एडवांटेज क्या है? फास्ट एंड इफेक्टिव वीड कंट्रोल, बड़े से बड़े क्षेत्र में इसका जल्दी से जल्दी क्या होता है, इससे वीड का कंट्रोल किया जा सकता है। सेव लेबर एंड टाइम, बिल्कुल ऊपर बढ़ के आए अभी। कंट्रोल वीड्स एट अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में क्रॉप को वीड से, वीड की पॉपुलेशन कम रखी जाती है, ताकि उसकी जो प्रोड्यूस है, जो उसका आउटपुट है, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, यील्ड मेंटेन रहे। तो कंट्रोल करते हैं अर्ली एज में, काफी यूजफुल है। यूजफुल अंडर वेट कंडीशंस, जैसे धान के क्षेत्र में, धान के खेत में इसका काफी उपयोग किया जाता है। वीड का वेट कंडीशन के अंदर हर्बिसाइड क्या करता है? अच्छी परफॉर्मेंस देता है वीड को कंट्रोल करने में। असेंशियल फॉर लार्ज फार्म, बड़े क्षेत्रों में इसका उपयोग अच्छा होता है, क्योंकि वहां पे लेबर की कमी आप पूरी नहीं कर सकते, तो बड़े क्षेत्रों में जल्दी से जल्दी वीड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड का उपयोग किया जाता है। इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड वाटर यूज एफिशिएंसी, क्रॉप की जो यील्ड है उसको इंक्रीज करेगा ही, क्योंकि वीड को कंट्रोल कर देगा, प्रतिस्पर्धा खत्म कर देगा। और वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है? ये तो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी तक को भी क्या करता है? मेंटेन करता है, बढ़ा देता है। लिमिटेशन की बात करते हैं, तो भैया क्या क्या कमियां देखने को मिलती है? रिस्क ऑफ क्रॉप इंजरी, अब इसमें क्या होता है? एक होता है हर्बिसाइड, ठीक है, एक होता है हर्बिसाइड, एक होता है वीडिसाइड। हर्बिसाइड मतलब जो क्रॉप और वीड दोनों को खत्म करता है, किल करता है, वो हो गया हर्बिसाइड। हर्ब मतलब शाख को खत्म कर देगा। वीडिसाइड मतलब ओनली और वीड पे अटैक करेगा, क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वीड को कंट्रोल करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है? रिस्क ऑफ क्रॉप इंजरी, तो आप हर्बिसाइड का उपयोग करते हो तो क्रॉप इंजरी भी शो करता है, क्रॉप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, मतलब पोल्यूशन बढ़ाएगा। केमिकल को तो हमने कभी भी सस्टेनेबल अप्रोच नहीं माना, ठीक है, इको फ्रेंडली नहीं माना, तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। डेवलपमेंट ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, एक ही हर्बिसाइड को, जैसे हर्बिसाइड केमिकल को आप बार बार यूज करोगे किसी वीड के कंट्रोल करने के लिए, तो वीड के अंदर रेजिस्टेंस पावर आ जाती है, प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। फिर आप हर्बिसाइड का कितना मर्जी उपयोग कर लो, वीड कंट्रोल नहीं होते। ये चीज भी देखने को मिलती है कि पौधा रेजिस्टेंस हो जाता है हर्बिसाइड के प्रति। रेजिड्यू प्रॉब्लम, अब क्या होता है? आप केमिकल्स का यूज कर रहे हो, केमिकल का कुछ ना कुछ, ऐसे कहते हैं कि उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सक्रिय पदार्थ है, वो मृदा में रह जाता है, सोइल में छूट जाता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जो क्रॉप आप उगाते हो उसमें काफी दिक्कत आती है। उसके जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, स्प्रेस हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ स्प्रेस हो जाती है। रिक्वायर स्किल एंड प्रिसीजन, मतलब जो भी इसका हर्बिसाइड का उपयोग करता है, जो भी बंदा उपयोग कर रहा है, तो उसको अच्छे से प्रॉपर स्किल होनी चाहिए, जैसे कि उसको पता है कि अब ग्लव्स वगैरह पहने, मुंह को ढक के रखे, कहीं सांस के द्वारा उसके अंदर ना चला जाए, तो वो ह्यूमन बॉडी पे भी आपको पता है केमिकल्स हार्मफुल इफेक्ट डालते ही डालते हैं, ठीक है। तो उसको, बंदे को पूरा स्किल्ड होना चाहिए, वरना ये सीमाएं हैं, जैसे कि कुछ बातें ऐसी है जो ध्यान रखने वाली है, ठीक है, प्रिकॉशंस बहुत जरूरी होती है। ओवर यूज इज डेंजरस, इसका ज्यादा यूज करने से क्या होता है? खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सोइल की फर्टिलिटी में काफी लॉस देखने को मिल सकता है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्टिव हर्बिसाइड, बेस्ड ऑन सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिव
हर्बिसाइड और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। अभी मैंने आपको बताया ना ऊपर, ये हर्बिसाइड और वीडीसाइड इसी को ही मान लो आप, ठीक है। जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड है इसको हम वीडीसाइड बोल देते हैं, वीडीसाइड। ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वीड को नुकसान पहुंचाएगा, क्रॉप को कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो किल वीड्स ओनली नॉट क्रॉप, क्रॉप को कुछ नहीं कहेगा। एग्जांपल्स आपके 2,4-D इन वीट। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आप कुछ भी ले लो, सिमाजीन, एट्राजीन, कुछ भी ले लो, वो सारे के सारे जितने भी बच गए वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं। नॉन सिलेक्टिव कौन से होते हैं वो भी बता देता हूँ। नॉन सिलेक्टिव में आप तीन याद रखोगे, मेरी ट्रिक है जी डी पी, ठीक है। एक होता है जी से ग्लाइफोसेट, पी से पैराक्वेट और डी से डाइक्वेट, ठीक है जी डी पी, ये ट्रिक है। ओके, तो किल ऑल प्लांट, एक पूरे के पूरे हर्ब को खत्म कर देता है, शाख को खत्म करता है, तो इसे हर्बिसाइड बोलते हैं। और ये कौन सा नॉन सिलेक्टिव, बिल्कुल चयन नहीं करेगा ये, आगे चाहे क्रॉप होगी चाहे वीड होगी, इसको तो बस प्लांट मिलना चाहिए, प्लांट को खत्म कर देगा, ठीक है। एग्जांपल इसके ग्लाइफोसेट, पैराक्वेट, डाइक्वेट। बाकी जितने भी बच गए सारे के सारे सिलेक्टिव। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन मूवमेंट इन प्लांट, कि प्लांट में किस तरह से मूव करता है हर्बिसाइड, जो किस तरह से मूव कर रहा है प्लांट में। एक है कॉन्टेक्ट बेस्ड हर्बिसाइड। कॉन्टेक्ट बेस्ड मतलब आपका ये कोई प्लांट है, सपोज ये लो जी, ये कोई प्लांट है। अब इसके ये हाफ लीफ पे, आधी पत्ती पे क्या हुआ, कॉन्टेक्ट कर गया हर्बिसाइड आपका, इतना इतना, तो ये आधी पत्ती को जला देगा। अगर वो इस टहनी पे कॉन्टेक्ट कर जाता, इस ब्रांच पे टच कर जाता, कॉन्टेक्ट में आ जाता, तो ये पूरी की पूरी ब्रांच को क्या करता, इतनी ब्रांच को जला देता और ये ब्रांच टूट के नीचे गिर जाती। ऐसे नहीं कि पूरी पत्ते को खराब करता, ये सिर्फ ब्रांच के उस उतने पार्ट को ही जलाता, खत्म करता जहां पे वो कॉन्टेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं एक्ट ओनली ऑन कॉन्टेक्टेड पार्ट, जितने पार्ट पे कॉन्टेक्ट करेगा, जितने पार्ट पे टच करेगा, उतना ये पार्ट जला देगा। इसमें पैराक्वेट और आपका डाइक्वेट, ये दो एग्जांपल है, ठीक है। पैराक्वेट और डाइक्वेट, ये दो एग्जांपल है। अब सिस्टमेटिक की बात करते हैं हर्बिसाइड, इसको ट्रांसलोकेट हर्बिसाइड भी कहा जाता है। सिस्टमेटिक या ट्रांसलोकेट, ये क्या करेगा, ये आपका ए प्लांट मान लो, ठीक है। अगर इसकी रूट्स वगैरह में ये कहीं भी टच हो गया, सपोज ये लीफ के एक कॉर्नर पे टच हो गया, इस डॉट जितने एरिया पे टच हो गया, ठीक है, तो ये पूरे के पूरे प्लांट में फैल जाएगा, पूरा का पूरा हर्बिसाइड पूरे प्लांट में ट्रांसलोकेट कर जाएगा और पूरे के पूरे प्लांट को खत्म करके ही मानेगा, ठीक है। और ऐसे मानो कि अगर ये रूट के अंदर चला गया, तो रूट से ये पूरे के पूरे प्लांट में जैसे पानी फैलता है, वैसे वैसे पूरे के पूरे प्लांट में हर्बिसाइड फैल जाएगा। तो ये होते हैं आपके सिलेक्टिव टाइप, सिस्टमेटिक टाइप। बाकी जितने भी बच गए, पैराक्वेट, डाइक्वेट के अलावा जितने भी बच गए, वो सारे के सारे आप किसमें मान लो, सिस्टमेटिक हर्बिसाइड्स में मान लो, जो आपने अभी तक एग्जाम्पल पढ़ रहे हो, अपनी बुक्स वगैरह में आपने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं, ठीक है। मूव थ्रू आउट प्लांट, ये क्या है, पूरे के पूरे प्लांट में क्या करता है, मूव करता है, इसे ट्रांसलोकेट हर्बिसाइड भी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो ग्लाइफोसेट, 2,4-D, एट्राजीन, सिमाजीन, जो भी प्रोपेनिल आपको जो भी मिलता है, ठीक है, वो सारे के सारे। अब बात करते हैं ग्लाइफोसेट की। तो ग्लाइफोसेट आपका एक तो हो गया, ग्लाइफोसेट यहाँ पे पढ़ा ना हमने। ग्लाइफोसेट एक तो आपका नॉन सेलेक्टिव है, नॉन सेलेक्टिव है, और दूसरा ट्रांसलोकेट है, सिस्टमेटिक है, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव है और ट्रांसलोकेट है, मतलब कितना खतरनाक होगा आप सोचो। एक तो ये फर्क नहीं करेगा, ठीक है, ये फर्क नहीं करेगा कि सामने क्रॉप है या वीड है, ये फर्क नहीं करेगा, ये जाके अटैक करेगा, अटैक करेगा। और दूसरा ऐसा भी नहीं है कि अटैक करेगा, जहां पे अटैक करेगा उतना ही खाएगा। इसका एक ड्रॉप भी अगर गिर गया, किसी भी प्लांट के कोई भी पार्ट को इसने टच कर दिया, तो ये पूरे के पूरे प्लांट में फैल जाएंगे, जान निकाल के ही मानेगा। तो ये खतरनाक भी हो गया, ठीक है जी, इस तरीके से। अब करते हैं बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। केमिकल नेचर से इसका मतलब ये क्या है, कुछ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जिस ग्रुप्स में इसको हर्बिसाइड्स को रखा जाता है। अब ये ग्रुप देखो, फिनोक्सी ग्रुप में आपके 2,4-D को रखा गया, ट्राइएजाइंस ग्रुप में एट्राजीन को रखा गया, वैसे ही ये बाकी पेंडिमेथिलीन, ग्लाइफोसेट इस ग्रुप में रखा गया। आपसे पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइम में, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है। 2,4-D वाला एक ही याद कर लेना, बस आपके लिए इतना बहुत है, ठीक है जी। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एक होता है प्री प्लांट, फिर आता है प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस। इसको अच्छे से क्लियर करते हैं, एक पेज ले लो। ये आपका फील्ड है, ठीक है, सपोज ये आपका फील्ड है, पेंसिल को थोड़ा बड़ा करें। ये आपका फील्ड है, ठीक है। फील्ड के अंदर अभी आपने क्या किया, ये आपके पास सीड्स है, आपने अभी क्या कर दिया, ये सीड्स है, और आपको सीड्स अभी डालने थे फील्ड में, लेकिन आपने डाले नहीं। डालने से पहले आपने क्या किया, आप कह रहे हो कि भाई मैं तो पहले वीड हर्बिसाइड डालूंगा, हर्बिसाइड डालूंगा। तो आपने क्या किया, अभी सीड इनकॉर्पोरेट करने से पहले क्या किया, हर्बिसाइड डाल दिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं हम
प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, मतलब बिफोर सोइंग, सोइंग से पहले हमने क्या कर दिया, हमने हर्बिसाइड डाल दिया, जिसमें ट्रूफ्लोरेनिन, फ्लूक्लोरेनिन, फ्लूक्लोरेनिन जैसे, फ्लूक्लोरेनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ट्राइफ्लोरेनिन, एक फ्लूक्लोरेनिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप यूज करते हो, इस तरह के हेर्बिसाइड को आप यूज करते हो जिसके अंदर आप सीड की सोइंग से पहले ही फील्ड में हर्बिसाइड डाल देते हो, जिसे बोलते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, कभी कभी पीपीआई नाम से भी देखने को मिलेगा, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है जी। अब बात करते हैं प्री इमरजेंस की। अब इसके अंदर आपने ये, आप कह रहे हो कि हेर्बिसाइड नहीं डालूंगा, ठीक है, अभी आपका वही फील्ड था, आपने पहले क्या कर दिया, सीड डाल दिए, भूमि में सीड डाल दिए, लेकिन सीड अभी जर्मिनेट नहीं हुआ, उसका वो क्या बोल रहे हैं इसको, एमरजेंस, एमरजेंस नहीं हुआ, वो प्लांट अभी एमर्ज नहीं किया, फूटा नहीं है, ऐसे कहते हैं सीड फूट के प्लांट बाहर निकला नहीं है, उससे पहले ही, अभी प्लांट बाहर निकला नहीं है, उससे पहले सीड आपने डाल दिया आफ्टर सोइंग, लेकिन बिफोर प्लांट इमरजेंस आपने क्या कर दिया, आफ्टर सोइंग बिफोर प्लांट इमरजेंस आपने हर्बिसाइड को डाल दिया। अब इसको बोलेंगे आप, ये बड़े स्टेज प्री इमरजेंस, आफ्टर सोइंग बिफोर इमरजेंस, प्लांट के निकलने से पहले, मतलब मेन क्रॉप की बात कर रहे हैं आपके, एग्जांपल पेंडिमेथिलीन, एट्राजीन, सिमाजीन, इस तरीके की, ठीक है, इसको बोलते हैं आप प्री इमरजेंस। अब आते हैं पोस्ट इमरजेंस, अब आपका प्लांट बाहर आ चुका है, प्लांट बाहर आ चुका है और उसके साथ वीड भी बाहर आ चुका है, प्लांट के साथ वीड भी बाहर आ चुका है। अब आपको इस तरीके के हेर्बिसाइड यूज करने हैं जो वीडीसाइड हो, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, जो आपके सिर्फ और सिर्फ वीड को अटैक करे, क्रॉप को कोई नुकसान ना पहुंचे, ज्यादातर आपने इसी तरह के वीड्स को यूज करने हैं। तो आपके एग्जांपल्स कैसे होंगे, एग्जांपल्स होंगे आपके 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरोन, वैसे पैराक्वेट भी है, डाइक्वेट भी है, और हैरानी की बात ग्लाइफोसेट भी है इसी के अंदर, ग्लाइफोसेट का भी यूज होता है पोस्ट इमरजेंस के अंदर। ठीक है जी, तो ये कुछ एग्जांपल्स है, आपको याद रखने हैं, आपसे पूछ लिया जाता है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन क्या है, प्री इमरजेंस क्या है, पोस्ट इमरजेंस क्या है, क्या कहना चाह रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम बेस्ड, नैरो स्पेक्ट्रम मतलब छोटी सोच, ऐसे समझो कि छोटी सोच। अब जैसे आपका 2,4-D के बारे में आपने सुना है, ठीक है, 2,4-D कैसा खरपतवार है, इसकी सोच बहुत छोटी है, ये कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड लीफ, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को ही अटैक करूंगा, नुकसान पहुंचाऊंगा, खत्म करूंगा, ठीक है, और नैरो लीव्स वाले को ये अटैक नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले को ही अटैक करता है। तो इसकी सोच बहुत छोटी है, नैरो माइंडेड है, इसीलिए इसे नैरो स्पेक्ट्रम बोला। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो फर्क नहीं करता, ठीक है, जो फर्क नहीं करता, चाहे वो चौड़ी पत्ती, चाहे वो संकरी पत्ती, ठीक है, चाहे वो ब्रॉड लीफ, चाहे वो नैरो लीफ, ये फर्क नहीं करता, ये कहता है कोई मर्जी आ जाओ, सबको लपेट देंगे, सबको लपेट देते हैं। तो ये आपका आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। तो आपका स्पेक्ट्रम बेस्ड पे भी दो टाइप के हैं, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। 2,4-D आपका नैरो स्पेक्ट्रम है, बाकी बचे हुए सारे के सारे आप रख देना ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर। वैसे ही एक विंडो वाला भी होता है, नैरो विंडो, ब्रॉड विंडो, ठीक है, उसको ऐसे होता है शायद वो कि जो नैरो विंडो होता है उसका एप्लीकेशन का टाइम है वो काफी कम होता है, उसको नैरो विंडो बोल देते हैं, नैरो विंडो हर्बिसाइड्स। और ब्रॉड विंडो हर्बिसाइड उसको बोलते हैं जिसका एप्लीकेशन का जो टाइम होता है, हर्बिसाइड का यूज करने का एप्लीकेशन का टाइम वो ज्यादा होता है। ठीक है जी, ये होता है नैरो विंडो। ब्रॉड विंडो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही आपके लिए क्लासिफिकेशन बहुत है। अब बात करते हैं हर्बिसाइडल सेलेक्टिविटी की। हर्बिसाइडल सेलेक्टिविटी, तो ये क्या चीज है जी, हर्बिसाइडल सेलेक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ हेर्बिसाइड टू किल वीड्स विदाउट हार्मिंग द क्रॉप। ठीक है जी, सिलेक्टिविटी जो ऊपर बात करके है वही है, ओके, नुकसान पहुंचाना, बिना खरपतवार को मारना लेकिन फसल को कोई नुकसान ना पहुंचाना, इसी को ही हमने सिलेक्टिविटी बोला। सिलेक्टिविटी कैसे करते हैं, ये कोज ऑफ सिलेक्टिविटी देखो, एक तो मोर्फोलॉजी डिफरेंस, जैसे लीफ शेप पे, अगर आपने जैसे आपके पास आपने राइस उगाया या आपने वीट, सपोज आपने वीट की खेती कर दी, ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, सपोज आपने क्या कर लिया, वीट ग्रो कर लिया, ओके, और वीट आपका, आपको पता है थोड़ा ग्रासी है दिखने में, ठीक है, उसकी नैरो लीव्स है, पत्तियां कैसी है, संकरी है, नैरो है, और उसके साथ अगर कोई चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार उड़ गया,
उग गया, ठीक है, ग्रो कर गया। तो अब आपने 2,4-D डाल दिया, तो उससे क्या हुआ, 2,4-D नैरो लीव्स वाले में तो करेगा नहीं, क्योंकि इसकी सोच बहुत छोटी है और ये वीडी साइड है एक तरह का, तो वैसे भी ये आपकी क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये किसको नुकसान पहुंचाएगा, सिर्फ और सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले ब्रॉड लीफ वाले वीड को। ठीक है, तो मोर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग भी डिफरेंसेस शेप चेक करके हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्टिविटी, मतलब सिलेक्टिविटी आ जाती है हर्बिसाइड के अंदर, वो सिलेक्ट कर लेता है। लीफ शेप और वैक्सी क्यूटिकल से भी कर लेता है, लीफ शेप से भी और वैक्सी क्यूटिकल से भी। फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस जैसे अब्जॉर्प्शन ओ एंड ट्रांसलोकेशन। अब वो ऐसे कि वो कॉन्टेक्ट करेगा या फैलेगा, ठीक है, उस हिसाब से। बायोकेमिकल डिफरेंसेस जैसे डेटॉक्सिफिकेशन एबिलिटी से, प्लेसमेंट एंड डोज से, मतलब प्रॉपर डोज इज इक्वल टू सिलेक्टिविटी। तो ये मेरे को नहीं लगता ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दी, इसलिए मैं ज्यादा इसको पढ़ भी ना, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा इस पर। एग्जांपल ऑफ सिलेक्टिविटी 2,4-D किल्स ब्रॉड लीफ, ये वाला इंपॉर्टेंट है बस। वीट से, अरे सेम एग्जांपल दे दिया इसने, बढ़िया बात है। एट्राजीन की बात करें तो मेज टोलरेंट हो चुका है, मेज टोलरेंट है एट्राजीन से, मेज टोलरेंट है, ठीक है, तो एट्राजीन का उपयोग करते हैं मेज में, तो कोई दिक्कत नहीं है। पेंडामेथिलिन की बात करें तो सिलेक्टिविटी एट प्री इमरजेंस, सिलेक्टिविटी एट प्री इमरजेंस, ठीक है। अभी ऊपर बताया हुआ है सारे एग्जांपल्स वही है, ठीक है, इसको बार बार क्या पढ़ना। हर्बिसाइडल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, हर्बिसाइडल रेजिस्टेंस। हर्बिसाइडल रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ वीड टू सर्वाइव रिपीटेड, मतलब हो क्या रहा है, आप किसी वीड को कंट्रोल कर रहे हो, सपोज आपने फ्लैरिस माइनस, फ्लैरिस माइनर के बारे में सुना आपने, फ्लैरिस माइनर, ठीक है, ये वीट जो है, गेहूं है, उसका खरपतवार है, वीट का वीड है, मेन वीड है, वीट का मेन वीड फ्लैरिस माइनर। अपीयरेंस बिल्कुल डिट्टो है, ऐसे पता ही नहीं लगता। वीट के खेत में, वीट के फील्ड में आपको, वीट के फील्ड में सॉरी, गेहूं के फील्ड में, गेहूं के खेत में आपको पता ही नहीं लगेगा कि फ्लैरिस माइनर और गेहूं का पौधे में से आप डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे, दिखने में इतने सेम होते हैं। इस क्वालिटी को हम मिमिक्री वीड बोलते हैं, ठीक है, मिमिक्री वीड, बिल्कुल उसकी जो मोर्फोलॉजी होती है, जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, वो डिट्टो कैसी होती है, क्रोप जैसी होती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि फ्लैरिस माइनर पे जब बार बार आइसोप्रोट्यूरोन डाला जा रहा था, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फ्लैरिस माइनर रेजिस्टेंस टू आइसोप्रोट्यूरोन, इस पे आइसोप्रोट्यूरोन डाला जा रहा था इसको कंट्रोल करने के लिए, फ्लैरिस माइनर को वीड के अंदर। तो अब क्या हुआ, फ्लैरिस माइनर पे इतना आइसोप्रोट्यूरोन डाल दिया, इतनी बार आइसोप्रोट्यूरोन डाल दिया कि फ्लैरिस माइनर जो वीड है वो अब प्रतिरोधी हो चुका है, रेजिस्टेंस हो चुका है। अब उस पे आप कितना मर्जी उसको कूट लो पीट लो आइसोप्रोट्यूरोन से, लेकिन उसके फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल ढीठ हो चुका है। इस तरीके की जो रेजिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, जो कि वीड के अंदर आ जाती है बार बार यूज करने से, रिपीटेडली यूज करने से। यही चीज बात वो बताने की कोशिश कर रहा है, ये जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ वीड्स टू सर्वाइव रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड, की बार बार एप्लीकेशन करते हैं, रिपीटेड एप्लीकेशन करते हैं, तो हर्बिसाइड के प्रति उसके अंदर, वीड के अंदर क्या हो जाता है, सर्वाइवल एबिलिटी आ जाती है। कोजेज ऑफ रेजिस्टेंस, क्या कारण रहते हैं रेजिस्टेंस के, रिपीटेड यूज ऑफ सेम हर्बिसाइड, एक ही प्रकार के हर्बिसाइड का बार बार उपयोग, सेम मोड ऑफ एक्शन, एक ही तरीके से आपने क्या करना, हर्बिसाइड डालना, जैसे या तो पाउडर फॉर्म में या छिड़काव करके इसको, मोड ऑफ एक्शन, हाई सिलेक्शन प्रेशर, ठीक है, हाई सिलेक्शन प्रेशर, मोनोक्रोपिंग, मोनोक्रोपिंग के अंदर, ठीक है, मोनोक्रोपिंग करना, हाई सिलेक्शन प्रेशर, इस तरीके के कुछ देखने को मिलते हैं। मतलब वही सेम बातें हैं, घुमा के क्या बताया आपको बार बार एक ही बार ना। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस मतलब दो तरह की रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी वीड के अंदर। एक होता है क्रॉस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू सिमिलर हर्बिसाइड, मतलब उसके जैसे जितने भी हर्बिसाइड होते हैं सबके सिमिलर हर्बिसाइड्स पे क्या करता है वो, उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है, सेम केमिकल कंपोजिशन वाली। जैसे हम मेडिसिन लेने जाते हैं तो हम कहते हैं ना साल्ट सेम है, ठीक है, लेकिन कंपनी अलग है, उसी तरीके से सिमिलर हर्बिसाइड्स पे तो उसकी क्रॉस रेजिस्टेंस बोलेंगे, अगर सिमिलर हर्बिसाइड्स पे रेजिस्टेंस आ गई तो। एक होता है मल्टीपल रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस आ जाती है पूरे के पूरे ग्रुप ग्रुप के लिए, या अलग टाइप के ग्रुप के लिए। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना कि 2,4-D का ग्रुप कौन सा है, फिनॉक्सी ग्रुप था, वैसे केमिकल पूरे उसके ग्रुप के लिए क्या आ गई, रेजिस्टेंस आ गई, उसको बोलते हैं मल्टीपल रेजिस्टेंस। उस ग्रुप में जितने भी आपके हर्बिसाइड्स होंगे सबके लिए क्या आ जाएगा, उसको रेजिस्टेंस आ जाएगा वीड को। तो इस दो तरह की रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। मैनेजमेंट ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, इसकी कैसे मैनेजमेंट करें, इस अब ऐसे तो
बार बार यूज करेंगे तो वो रेजिस्टेंस आती रहेगी। ठीक है, तो इसको कैसे मैनेज करें, कैसे कोशिश करें कि वो लंबे टाइम तक हम हर्बिसाइड का यूज कर सकेंगे। रोटेट हर्बिसाइड्स, क्रियाविधि बदले। आप क्या करें, हर्बिसाइड को यूज करने की क्रियाविधि बदल दें। ठीक है, कभी उसकी फॉर्म चेंज करें, कभी हर्बिसाइड के साल्ट चेंज करें, कोशिश करें हर्बिसाइड बदलने की। यूज इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। पूरा उनका सारी 5-7 जो अप्रोचेज है वीड को कंट्रोल करने की, उन सबका कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना के उसको यूज करें, किसी एक पे डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि एक पे डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर क्या होगा, रेजिस्टेंसी देखने को मिलेगी आपको। कंबाइन केमिकल प्लस कल्चरल मेथड। केमिकल मेथड और कल्चरल मेथड दोनों को क्या करें, कंबाइन करें। अवॉइड रिपीटेड सिंगल हर्बिसाइड यूज। एक ही हर्बिसाइड का बार बार यूज करना, रिपीट करना बंद करें। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हर्बिसाइड के प्रति जो वीड की रेजिस्टेंस है वो होने से रोक सकते हो। तो ये अब आपका हो चुका है वैसे तो सारा का सारा टॉपिक। ठीक है, फिर भी मुझे कुछ बताना है आपको, छोटा सा एक मैं ऐड करके बताना चाहता हूँ, फिर आपको बाय बाय बोलेंगे एग्रोनॉमी से। तो हमारा टॉपिक है पैरासाइटिक वेट टाइम। पैरासाइटिक वेट टाइम में आप देखो, एक होता है टोटल स्टेम जिसे हम होलो स्टेम बोलते हैं, सेमी स्टेम, टोटल रूट, सेमी रूट। ठीक है जी, तो ये होता है 4 तरह का हमारा, टोटल स्टेम, सेमी स्टेम, टोटल रूट, सेमी रूट। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो कि कोई प्लांट है, ठीक है, इसकी रूट है, ऊपर का हिस्सा हम स्टार्ट कहां से करते हैं, स्टेम से। तो उसमें 2 पार्ट देख रखेंगे हम, टोटल स्टेम और एक सेमी स्टेम। फिर आता है रूट का दूसरा पार्ट, जिसे हम उसमें भी 2 पार्ट रखेंगे, टोटल रूट और सेमी रूट। स्टार्ट हम कहां से करेंगे, स्टेम से करेंगे। ये थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है, यहां से याद रखना। फिर आगे ट्रिक आती है CLOS, क्लोज। ठीक है, क्लोज, CLOS क्लोज, ये ट्रिक आती है। और यहां से याद रखेंगे हम, स्टेम से ही स्टार्ट हो रहा है, तो टोटल स्टेम, सेमी स्टेम, टोटल रूट, सेमी रूट, क्योंकि प्लांट स्टेम से ही स्टार्ट होता है, ऊपर ना उसका टॉप पार्ट स्टेम होता है वैसे। फिर ट्रिक CLOS। तो अब ये टोटल स्टेम जो है ये पैरासाइटिक है, मतलब ये अपना लाइफ स्पैन पूरा करने के लिए, एनर्जी के लिए दूसरे प्लांट पे, किसी दूसरे जीव पे ये क्या करते हैं, आश्रित होते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो टोटल स्टेम वाले कौन से होते हैं आपके, एक अमरबेल नाम का, अगर आपने सुना होगा, अमरबेल नाम का अगर आपने पौधे के बारे में सुना है, तो अमरबेल के पौधे को हम किसी भी प्लांट के ऊपर डाल देंगे तो वो प्लांट पूरा का पूरा सूख जाएगा, और अमरबेल है जो, वो पूरा का पूरा उसके ऊपर कवर कर जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर उसको पूरा का पूरा प्लांट को कवर कर लेगा। तो कस्कुटा आपका कैसा है, टोटल स्टेम वीड है, टोटल स्टेम वीड है। ठीक है, और ये लूसन क्रॉप पे आश्रित होता है, ऐसे कह सकते हैं। एग्जाम्पल लिख रखा है वैसे तो किसी में भी, बट मोस्टली लूसन इसका आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। सेमी स्टेम जो पैरासाइटिक वीड है, इसमें आपका आ जाता है लोरेंथस। ठीक है, लोरेंथस वीड है आपका सेमी स्टेम। कौन सा वीड है, लोरेंथस वीड है, जो प्लांटेशन क्रॉप पे क्या करता है, डिपेंड है, ये भी पैरासाइटिक वीड है। टोटल रूट पैरासाइटिक, मतलब रूट पे अटैक करेगा, ये रूट से अपना पोषण लेगा। ये ओरोबेंची नाम से बहुत फेमस है, ओरोबेंची। ओरोबेंची किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड रहता है, मस्टर्ड पे या सोलेनेसी क्रॉप पे, उनका ये पैरासाइटिक वीड है। अब सेमी रूट वाला है पैरासाइटिक वीड, स्ट्रिगा। स्ट्रिगा है आपका सेमी रूट वाला, जिसे विच वीड के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये C4 प्लांट पे डिपेंड रहता है मोस्टली, जैसे बाजरा और मेज आपने पढ़ा हो। ठीक है जी, तो आपने ये भी कंप्लीट कर लिया। ये छोटा सा टॉपिक आपको बताना चाहता था, मे भी आपको ये कंप्लीट हो गया होगा, अच्छे से याद आ गया होगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर दिया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, एग्रोनॉमी का टॉपिक आपको पूरा हो चुका है। और भी सब्जेक्ट्स की क्लासें लग रही है, और भी उनकी क्लासें आए जा रही है, तो आप उसके लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।